तो चलिए सर शुरुआत करते हैं आज एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो की शुरुआत। जो लास्ट वीडियो थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसके बारे में हम उस वीडियो के अंदर हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। और मैंने आपको उस वीडियो में बार बार एक ही बात रिपीट करके बोली है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मान लीजिए नहीं आएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो एक्सेप्शंस थे उन एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत सारे हैं। आप उस वीडियो को थोड़ा तेज प्लेबैक स्पीड पर देखो और सिर्फ एक्सेप्शन नोट डाउन कर लो। वो जो एक्सेप्शंस हैं मैं पक्का बता रहा हूं आपको, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस के ऊपर आएगा, तो वो आपको मार्क्स दिला देगा। तो आज की क्लास में इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमने अपनी प्रीवियस सीरीज के अंदर देखा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर, कि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम किन के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब सबसे पहली जो हेडिंग आती है, यानी कि जो सबसे पहला जो हमें रिएक्शन पढ़ना है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अब भैया यहाँ पर क्या है सर, मेटल्स को आप जला रहे हो व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हम मेटल्स को जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? इसका मतलब होता है बेसिकली मेटल्स को हीट करना। ठीक है, ओपन एयर में हीट करना। तो यानी कि मान लीजिए कोई भी हमारा मेटल है, ये मेटल एम जो है वो किसी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या चलो पूरे लिख देते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, ओपन एयर में बर्न कर रहे हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, आर्य बात समझ में? भाई मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी मतलब रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, वो बहुत ज्यादा होती है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन हमेशा क्या बनता है बेटा? मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? मेटल ऑक्साइड। आ रही है मेरी बात समझ में? सभी बच्चों को आ रही है? मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो मेटल को अगर आप किसी भी मेटल को अगर आप बर्न कर रहे हो, हीट कर रहे हो, बर्न करना मतलब हो गया अगर आप उसे मान लीजिए फायर में भी रख रहे हो, तो वो क्या बनाता है बेटा? वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन सर होता क्या है, मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। जब आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो उन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपने एक ऑर्डर पढ़ा होगा मेटल की रिएक्टिविटी का। अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इसको याद करने की भी आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी होती है। उसके बाद फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। अब देखो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्या है बेटा? ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको दो जगह बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी एक तो हम जब पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का एक रिएक्शन ही पढ़ रहे होते हैं कि मेटल एक मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तब भी हमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ में जब आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिवाइज कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 में, तब भी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी के बेसिस पर हो रहा होता है। तो जरा ध्यान से देखो, अब आप इस ऑर्डर को कैसे याद कर सकते हो। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि आप ऐसे याद कर लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये तो एक तरीका हो गया जो नॉर्मल तरीका है, राइट? ये तो हमारा पूरा स्टैंडर्ड तरीका हो गया इसको रिवाइज करने का। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। मैंने एक इसका न्यूमोनिक बनाया हुआ है। क्या न्यूमोनिक बनाया हुआ है? देखो, के से कालू, के से कालू, ना से नाथ, कालू नाथ का माली, माली माली होते हैं ना गार्डनर, इसको हिंदी में माली बोलते हैं। सो कालू नाथ का माली, आलू जरा फीके पबाए हैं, जैसे हम बोलते हैं पकाए हैं, तो फीके पबाए हैं, क्योंकि क्योंकि हम आज आएंगे। आर्य बात समझ में? कालू नाथ का माली, कालू नाथ का माली, आलू जरा फीके पबाए हैं, क्योंकि हम आज आएंगे। अगर आप इस निमोनिक से याद करना चाहो तो आप इस निमोनिक से बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लर्न हो जाएगा। मैं ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों बता रहा हूँ सर, ये बीच में आप क्यों लेके आए? बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है। अगर आप मान लो आप सिल्वर को उठा लो, ठीक है, सिल्वर मेटल को उठा लो, और अगर आप उसे हीट करोगे तो वो सिल्वर ऑक्साइड जल्दी बनाएगा ही? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा।
कॉपर को उठाओ, कॉपर को हीट करो, वो कॉपर ऑक्साइड बनाता ही नहीं है ऐसे जल्दी से। मतलब रिएक्शंस होती हैं, सबकी अपनी अपनी रिएक्शन है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग है। कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, मैं आपको बताऊं सोडियम और पोटेशियम कितने खतरनाक होते हैं। आप इन्हें हीट करने की तो बात भूल जाओ, अगर आप इनको सिर्फ ओपन एयर में भी रख दोगे ना, अगर खुले में भी रख दोगे तब भी आग लग जाती है। ये रिएक्शन इतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है, इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि दे कैन कैच फायर। मेटल्स के अंदर सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। टॉप ऑफ द सीरीज पे लगे हुए हमारे सोडियम और पोटेशियम, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इन्हें हीट करने की तो बात छोड़ो, अगर आप इनको सिर्फ ऐसे ही उधर कहीं रख भी दोगे ना ओपन एयर में, तो उनका रिएक्शन इतना वायलेंट होगा, इतना स्पॉन्टेनियस होगा कि भाई आग तक लग सकती है। सोचिए कितना खतरनाक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मेटल को, अगर आप किसी भी मेटल को अगर ओपन एयर में बर्न कर रहे हो, अगर आप किसी भी मेटल को ओपन एयर में बर्न कर रहे हो, तो वो क्या बनाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। हर मेटल का अपना अपना अलग अलग रिएक्टिविटी है, और वो उसी रिएक्टिविटी के बेसिस पर अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब यहां से जहां तक ये पूरा चैप्टर आ रहा है उसमें भर भर के एक्टिविटीज हैं, और वो सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नंबर बताता जाऊंगा, और हर एक्टिविटी जैसे मैं नंबर बताऊंगा तो आप वीडियो पॉज करके देखना कि लेफ्ट में वीडियो के ऊपर वाले, ठीक है, लेफ्ट अपर कॉर्नर में मैं उस एक्टिविटी का स्नैपशॉट भी डाल रखा है, तो आप उससे भी रीड कर सकते हो उसको। अब जैसे सबसे पहली एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 3.9 के अंदर। अब वो एक्टिविटी 3.9 में वो इसी बर्निंग के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो जर्नल अगर हम रिएक्शन देखें तो वो जर्नल रिएक्शन कुछ इसी तरीके का होता है कि किसी भी मेटल को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो, या फिर अगर मैं बोलूं किसी भी मेटल को बर्न कर रहे हो, तो वो क्या बनाएगा बेटा, हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो शुरुआत किससे कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले जो रिएक्शन हमें दे रखी है वो दे रखी है कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, और ये बना रहे हैं CuO। ठीक है, क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। बैलेंस कर लीजिएगा इस तरीके से, कुछ इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। याद रखना जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो बेटा एक ब्लैक कलर का एक लेयर आ जाती है। क्या लेयर आती है? ब्लैक। मतलब आप एक काम करो, थोड़ा सा कॉपर लो और उसको बर्न करके देखो। अच्छा, बर्न करने से पहले उसको थोड़ा सा सैंड पेपर वगैरह से क्लीन कर लेना। वैसे तो कॉपर की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है, अगर आप उसे क्लीन भी नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन कॉपर से ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, इनकी अभी आपने देखी थी ना, मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी। तो कालू नाग का माली आलू, माली किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। आलू किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। तो इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। ये अपने आप भी स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, खुद ब खुद, वो खुद भी अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। अच्छा, तो जब भी अगर हम कॉपर को बर्न करते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। वो ब्लैक जो लेयर होती है वो किसकी होती है बेटा? कॉपर ऑक्साइड। किसकी लेयर होती है? कॉपर ऑक्साइड की। देखिए एनसीईआरटी को रेफर करना इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। हर पॉइंट पर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा जो भी बच्चे आप इस वीडियो को देखो, हमेशा एनसीईआरटी साथ लेकर बैठो, एनसीईआरटी की चीजों को मैच करते हुए चलो, उसकी रिएक्शंस को मैच करते हुए चलो, क्योंकि 10th लेवल तक कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर की नहीं हो सकती। चलिए, तो अब देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है when copper is heated in air it combines with oxygen to form copper 2 oxide। अब ये सही copper 2 oxide ऐसे क्यों लिखा हुआ है? देखो एनसीईआरटी में ना आप देखिएगा एक्टिविटी 3.9 के नीचे कॉपर 2 ऑक्साइड कुछ इस तरीके से लिख रखा है। पता है ये रोमन नंबर्स में ऐसे क्यों बता रखा है? एक्चुअली कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 और +2। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है छोड़ दो, वो सोचो चार्ज होता है, वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर जो भी वैलेंसी से ही कंबाइन करने हैं ना, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो वो कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो देखो यानी कि कॉपर +2 ऑक्सीजन -2, सिंपल रेशियो 1:1, कम क्रॉस करके कंबाइन करोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा इस तरीके से। आगे बात समझिए बेटा, एनसीईआरटी से वर्ड्स को उठाना होता है। जैसे उन्होंने बोल रखा है दैट कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। अब ब्लैक ऑक्साइड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अ ब्राउन शाइनी मेटल व्हिच इज ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस अ ब्लैक ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द मेटल, आइडेंटिफाई द मेटल। अब जैसे वो कह रहे हैं कि ब्लैक ऑक्साइड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से कोट कर रहे हैं। ब्लैक ऑक्साइड होता है बेटा हमारा कॉपर ऑक्साइड। कौन सा होता है? कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 में डेटा बहुत सारा है लेकिन छोटा छोटा है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारा डेटा है लेकिन छोटा छोटा है। तो ऐसे चैप्टर्स को बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा पढ़ने का? इन चैप्टर्स के लिए ना आप क्या करो, वीडियो देखते हुए खुद नोट्स मत बनाओ चाहे आप, ठीक है, खुद नोट्स मत बनाओ, एनसीईआरटी को लेकर बैठो वीडियो देखते।
और एनसीईआरटी के साथ साथ आप रीड करते रहो, वीडियो देखते रहो, रीड करते रहो, वीडियो देखते रहो, फिर आप वीडियो दोबारा देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अब आप सिर्फ सीधा एनसीईआरटी दोबारा देख लो। आपको लगता है नहीं यार एनसीईआरटी देखने में आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, वीडियो ऑन करी, प्लेबैक स्पीड 1.5 रखी और फटाफट से देख लो। क्योंकि ऐसे चैप्टर अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। देखो लाइव प्रोसेस जैसा चैप्टर नहीं है ये। लाइव प्रोसेस में क्या होता है, एक बार बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। चैप्टर नंबर 3 ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में स्टार्टिंग में भी आप ज्यादा टाइम लगा ही नहीं सकते हो, वीडियोस भी शॉर्ट शॉर्ट आ रही है, खुद भी पढ़ोगे तब भी छोटा छोटा होता है, स्कूल में भी क्लास में भी बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसकी मल्टीपल रिवीजन चाहिए ही चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मल्टीपल रिवीजन कैसे करते हो। इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिक नोट्स बनाने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो पहला रिएक्शन हमने देखा कॉपर के साथ। अब दूसरा रिएक्शन जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है एल्यूमिनियम के साथ। इसके साथ दे रखा है बेटा एल्यूमिनियम के साथ। तो देखो हमें पता है एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, राइट, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। और अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 रिएक्टिविटी सीरीज में कालू नाथ का माली आलू, यानी कि 5th नंबर पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? 5th नंबर पर आ रहा है। 5th नंबर पे आने का क्या मतलब है कि काफी अच्छा खासा रिएक्टिव मैटर है। देखो अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं और इसको रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि दिखता है कुछ इस तरीके से, जो कि दिखता है कुछ इस तरीके से। अब अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ 4 लगा दीजिए और यहाँ पे 3 लगा दीजिए। अभी इक्वेशन हो गई पूरी बैलेंस। 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 गिव 2H2O3। ठीक है, ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। ठीक है, जैसे हमें कॉपर ऑक्साइड में तो कलर दे रखा था, यहाँ पे कोई कलर नहीं होता। अगली बात समझ में? ओके, अब चीजों को कनेक्ट करो वापस से चैप्टर 2 पे, वापस से चैप्टर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी, यानी कि जब मैंने आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर था व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो मैंने बोला भी था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और बताया था क्यों, और अगर ये भी बताया था कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को लो, अगर आप उसको वाटर में डालते हो तो वो अपना बेस बना देते हैं, मतलब वो मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। बोले सर सभी बच्चे मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? तो मेटल ऑक्साइड तो बेसिक इन नेचर है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता होगा? किसी एसिड से। भाई ये खुद बेसिक है ना, ये खुद बेसिक है। जब ये खुद बेसिक है तो ये किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा। और ये सारे मेटल्स के लिए ट्रू है, सारे मेटालिक ऑक्साइड्स के लिए ट्रू है। ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दैट इज व्हाई दे रिएक्ट विद एसिड्स। लेकिन अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है, एक नया वर्ड ऐड होता है यहाँ पर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या वर्ड ऐड हुआ भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये अपना बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक। देखो ये जो वर्ड आया ना एम्फो, जैसे आपने सुना होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, मतलब पानी में भी और जमीन पे भी। तो मतलब डुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर भी एम्फो वर्ड किस चीज को शो कर रहा है? डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट कर ही सकते हैं, वो तो उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो खुद अपने आप में नेचुरली बेसिक होते हैं। लेकिन वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और ऐसे रिएक्शंस में वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड्स की तरह। किसकी तरह? एसिड की तरह। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और साथ साथ में जिंक ऑक्साइड का। आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है बात समझ में? अब देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रखा है, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो Al2O3 आपने रिएक्ट कर रखा है उसको विद 6 मोल्स ऑफ HCl। अब HCl सबको पता है एसिड है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट सीरीज में आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, नाम नहीं आ रहा है, H+ आयन रिलीज करता है। अभी क्या बनाता है? ये बना देता है AlCl3 और साथ में बनता है वाटर। AlCl3 क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट हो गया। अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3। अगली बात समझ में? अब ये रिएक्शन तो आप अपने आप भी लिख सकते थे, क्यों? आपको पता है यहाँ पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो सॉल्ट बन रहा है ये आयनिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? आयनिक सॉल्ट है। देखो AlCl3 में 2 आयन्स हैं, एक तो हो गया Al3+ और दूसरा हो गया Cl-, दूसरा हो गया Cl-, यानी कि 2 सॉल्ट हो गए। आगे बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? अब लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ Al2O3 का विद सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अब बच्चों आपको पता चलना चाहिए दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। आ रही है बात समझ में? अब हमेशा याद रखना है यहाँ पर अब आयनिक सॉल्ट नहीं बनता, अब यहाँ पर दोबारा से एक अलग कहानी बनती है। हम बनता है यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक रिएक्शन है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसमें बना था सोडियम जिंकेट NaZnO4 और साथ में रिलीज हुई थी हाइड्रोजन गैस। याद है? वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, चीजें समझ में आएंगी। अब ऐसे यहाँ पर क्या बनता है बेटा? यहाँ पर बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2। ठीक है जी, आगे बात समझ में? और साथ में बैलेंस इक्वेशन करते हुए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर देखो, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। मतलब कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट करता होगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा? बेसिक। जब वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता होगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा? एसिडिक। आगे बात समझ में? अब देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी अपने आप में एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। आप इसकी रिएक्शन अपने आप लिख सकते हो। देखो एसिड वाली तो लिख ही लोगे, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना? वरना बच्चे कहेंगे देखो बुक के अंदर नहीं थी तो सर ने भी लिख के दिखाई, नहीं लिख देते हैं। अब ये नीचे वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाली नहीं हटाते हैं, ठीक है? ये वाली तो आपको आ जाएगी, एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। अब अगर लेकिन हम बात करें सर जिंक ऑक्साइड की, और मान लीजिए पहला रिएक्शन हम HCl के साथ करके देखते हैं, तो अब इस केस में क्या बनेगा? ZnCl2 और साथ में बन जाएगा वाटर। अब आपको इसको बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगाता हूँ, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एक जिंक एक ऑक्सीजन, एक जिंक एक ऑक्सीजन। ये तो सिंपल रिएक्शन है। जिंक क्लोराइड एक आयनिक सॉल्ट होता है, Zn2+ और Cl- उसके आयन होते हैं। अब अगर हम जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान से देखना, दोबारा से सोडियम जिंकेट बनेगा और फिर दोबारा से वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है तो आप लोग अपने आप बैलेंस करें। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सबको मेटलिक ऑक्साइड वाली बात आ गई? क्या होता है मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली बात आ गई? ठीक है सर, ओके। चलो, अब ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ये चीज तो हमने कर ली। एनसीईआरटी की एक ही एक्टिविटी है 3.9, इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी। अब उसके बाद इसी के नीचे एक चीज और आती है मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से नीचे रिलेटेड आती है, अल्कली मेटल्स के बारे में एक बात आती है। अब देखो, ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनको वाटर में डिसॉल्व कर रही है, जैसे मेटल ऑक्साइड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना के दे दें, ऐसे मेटल्स को हम क्या कहते हैं? एल्कलीन्स। क्या कहते हैं? एल्कलीन्स। आ रही बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए मैंने सोडियम ऑक्साइड ले लिया और अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो ये बना के दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लीजिए मैंने पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया, Na2O होगा, सॉरी ये भी, और ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो ये क्या बना के दे रहा है? ये बना के दे रहा है KOH। क्या बना के दे रहा है? KOH। तो यानी कि सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड क्या है बेटा? हमारे एल्कलीन। अभी बात समझ में? एल्कलीन। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की अगर हम स्टेटमेंट रीड करें, अब वो कहता है बेटा मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, तो वो जो होते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड्स वो वाटर में एल्कली बना देते हैं। एल्कली वर्ड हमने सुना है ना चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर, एल्कलीज आर बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, राइट? आ रही है बात समझ में? तो ऐसे मेटल ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर एल्कलीज बना देते हैं। ऐसे ही मेटल को हम एल्कलाइन मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल्स। आ रही है बात समझ में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये चारों कैसे हैं? एल्कलाइन मेटल। कैसे हैं बेटा? एल्कलाइन। क्यों बोल रहे हैं मैंने एल्कलाइन? क्योंकि अगर आप इन मेटल्स का लिथियम ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड ले लो, रुबिडियम ऑक्साइड ले लो, ये मेटल्स वो होते हैं अगर आप इनके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे और वो बना देंगे एल्कली, यानी कि हाइड्रोक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे? हाइड्रोक्साइड। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? हाँ जी सर। अब यहां तक तो सब ठीक था। हमने देखा कि मेटल्स व्हेन बर्न्ड इन एयर दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स के अंदर एक केस आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, वो भी क्लियर है। उसके बाद एल्कलीज वालों का आता है कि एल्कलाइन मेटल्स हम कौन से मेटल्स को बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल्स हम ऐसे मेटल्स को बोलते हैं जिनका मेटल ऑक्साइड वाटर में एल्कली प्रोड्यूस कर दे, मतलब वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं।
अब उसके बाद यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है और एक प्रोसेस दे रखा है एनोडाइजिंग का। जिसका प्रोसेस दे रखा है एनोडाइजिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पूरे पैराग्राफ में ये एक्टिविटी 3.9 की एक्सप्लेनेशन है, एक्टिविटी 3.9 की एक्सप्लेनेशन है। और वो इस एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि सारे मेटल्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सेम नहीं होता। मतलब हर मेटल का अपना रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे होते हैं, कुछ मेटल बहुत धीरे रिएक्ट कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा सुनिए मेरी बात को। देखो अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम के बारे में बता रखा है। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, सिर्फ अगर आप उन्हें ओपन एयर में रख दो, खुली हवा में रख दो, तब भी बेटा उनके अंदर आग लग जाएगी, दे कैच फायर। इसीलिए टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंटल फायर क्या करा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, इमर्ज करके रखा जाता है। एनसीईआरटी कहती है that hence to protect them and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil। आ गई बात समझ में? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह में जरूर पूछा होगा, जरूर पूछा गया होगा आपके टीचर्स द्वारा। तो याद रखना कि why sodium and potassium are kept immersed in kerosene, क्योंकि बेटा वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर आप उनको ओपन फायर में रखोगे तो दे कैच फायर। आ गई बात समझ में? तो देखो कितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब उनके बाद हम दूसरे मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो जैसे इन्होंने बता रखा है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। अब आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा से ना यहाँ पर वो रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूँ, और आप जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ आप उस रिएक्टिविटी सीरीज से कोरिलेट करके देखो। सबसे ऊपर क्या आता है, कालू, नाक, का, माली, आलू, जरा, फीके, पबाए हैं क्योंकि हम आज आएंगे। यही तो होता है। हमने पहले किन के बारे में बात करी, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात करी। अब मैंने किन का नाम लिया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। देख रहे हो आप, देख रहे हो? अगर ये सारे जो एलिमेंट्स है, हमने कैल्शियम और आयरन के बारे में स्पेसिफिकली ऐसे बात नहीं करी है, अगर हम देख रहे हैं तो अब इनकी रिएक्टिविटी इन दोनों से तो कम होगी ना, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में उनसे नीचे आ रहे हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज में आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे, गोल्ड, प्लैटिनम, नीचे और भी एलिमेंट्स होते हैं, और भी मेटल्स होते हैं, तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो देखो क्या हो रहा था कि सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज्यादा रिएक्टिव थे कि सर अगर आप इन्हें सिर्फ ओपन भी रख दोगे ना तो भी आग लग जाएगी। इतने ज्यादा रिएक्टिव थे कि अगर आप इन्हें ओपन रखोगे तब भी आग लग जाएगी। अब लेकिन इनके केस में क्या होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड के केस में, कि इतना ज्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं होता, इतना ज्यादा वॉलेंट रिएक्शन नहीं होता कि आग लग जाए। लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद ब खुद अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। कैसी लेयर बना लेते हैं? ऑक्साइड की। और वो जो ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो कैसा काम कर रही होती है यहाँ पर, वो इनके प्रोटेक्शन में काम कर रही होती है। मतलब वो ऑक्साइड लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करती है, मतलब वो इनको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। ये अच्छी चीज है। आयरन के केस में क्या होता है, हम कहते हैं ना जंग लग गया है, रस्ट है ना, तो वो होता क्या है, वो रस्ट जो होता है बेटा वो आयरन की ऑक्साइड की लेयर बनती है। जैसे भाई आयरन भी इनके बीच का ये एक मेंबर है, ये इसकी रिएक्टिविटी भी मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब इनके बीच में आती है, तो अब ये भी ऑक्साइड बना सकता है। अब लेकिन आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, बल्कि वो तो उसे खुद ही अंदर और फर्दर रिएक्शन कराते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा जो पूरा आयरन आर्टिकल होता है, आयरन आर्टिकल मतलब जो भी आयरन का सामान है, ऑब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है वो अपने आप में प्रोटेक्टिव नहीं होती। लेकिन इनके केस में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके केस में क्या होता है बेटा, जो इनके ऊपर जो लेयर बनती है इनके ऑक्साइड की, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जिससे इन मेटल्स के ऊपर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। आ रही है बात समझ में? आपने देखा होगा कि हमारे किचन के अंदर बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं जो एल्यूमिनियम के होते हैं। आ रही है बात समझ में? जो बहुत सारे एल्यूमिनियम के होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि एल्यूमिनियम कभी भी खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एक बार ऑक्सीडाइज हो गया उसके बाद जो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो खुद उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, पहले पुराने जमानों के घर में लोहे की कढ़ाइयां होती थी। माना जाता है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था पहले, क्योंकि उससे आयरन कंटेंट बढ़ता था फूड का। तो जो एनेमिक बच्चे होते हैं, एनेमिक मतलब जिनके अंदर खून की कमी होती है, तो उनके लिए बहुत यूजफुल होता है वो फूड, मतलब वो काफी न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन सर आज के टाइम पर उनको मेंटेन करना मुश्किल है,
क्यों, पहले तो लोग क्या करते थे, अच्छे से साफ कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं, अब तो बहुत मुश्किल है ना ऐसे करना। तो अब हम कभी भी लोहे के बर्तन खरीदते ही नहीं, अधिकतर या तो एल्यूमिनियम के, या थोड़े से और अच्छे लेने हैं तो स्टील के ले लेते हैं, क्योंकि स्टील तो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो तो एलॉय है, और उस पर लिखा भी होता है स्टेनलेस स्टील, है ना, तो उसके अंदर कभी जंग भी नहीं लगता, ऐसी कहानी होती है। तो देखो सर, अब मैंने आपको क्या बताया कि मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. आगे बात समझ में, ये जो इनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है वो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। आगे बात समझ में, पक्का आगे बात समझ में, ओके। अब एक स्टेटमेंट कॉपर के बारे में भी है, दैट कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, सबसे पहली रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड की पढ़ी थी कि कॉपर बर्न नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की, वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसीलिए ये भी एक रीजन है। देखो लस्ट्रस तो होते हैं सिल्वर और गोल्ड, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर देखा होगा मेटल्स आर लस्ट्रस, राइट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की पहली वीडियो आई भी है। लेकिन सर इनको मेटल, इन मेटल्स को, सिल्वर और गोल्ड को ज्वेलरी बनाने में इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि सर ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे, मतलब कभी खराब नहीं होंगे। आ रही बात समझ में, ये वैसी के वैसी रहते हैं। जैसे सिल्वर है वो कभी बार काली पड़ जाती है, तो सिल्वर ऑक्साइड की लेयर नहीं होती है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है, उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात, अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस आता है एनोडाइजिंग। अब ये एनोडाइजिंग का प्रोसेस किस लिए होता है, देखो अब होता क्या है, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन, कुकर, कढ़ाई और बहुत सारी चीजें, ठीक है, हमारे घरों में यूज होती है, किचन के अंदर डोमेस्टिक यूज बहुत ज्यादा है। अब डोमेस्टिक यूज ज्यादा है तो भाई जरूरी है कि वो सामान बहुत दिनों तक चले, तो हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर है, राइट, तो हम एनोडाइजिंग के प्रोसेस से उस लेयर को और थिक कर देते हैं और मोटा कर देते हैं, जिससे काफी अच्छी प्रोटेक्शन बन जाए उसकी, और फिर वो जल्दी खराब भी ना हो। और उसके ऊपर ज्यादा थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ाने से उसको डाई वगैरह करना, मतलब उसको कलर वगैरह करना आसान होता है, तो काफी उनकी अट्रैक्टिव लुक हो जाती है, तो वो अच्छे से जल्दी से बिक भी जाते हैं और लोगों के घरों में सुंदर भी लग रहे होते हैं। लेकिन अब इस एनोडाइजिंग प्रोसेस में करते कैसे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो, अब मैं दो तीन बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एसिडिफाइड। कैसा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एसिडिफाइड, मतलब थोड़ा सा हम इसके अंदर एसिड डालते हैं। एसिड क्यों डालते हैं, आपको पता है, वही वाली बात, चैप्टर 2 की सीरीज अगर आपने देखी है, दैट एसिड रिलीजेस H प्लस आयन ऑन डाइल्यूशन, मतलब एसिड वो पानी के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्योर पानी लिया, सिंपल वाटर लेना, टैप वाटर मत लेना। जिसको इस बात में कंफ्यूज है, जाके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाली सीरीज पूरी देखो। सुनो मेरी बात को, हमने प्योर वाटर लिया, आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर के अंदर कोई आयंस नहीं होता, वो कंडक्टिंग नहीं होता। हमने थोड़ा सा H प्लस आयन डाल दिए, H प्लस आयन डालने से क्या होगा, अब उस वाटर के अंदर बहुत सारे आयंस आ गए। H प्लस आयन डालने का क्या मतलब है, एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो अब उसके अंदर बहुत सारे H प्लस आयंस आ गए। अब H प्लस आयन की वजह से अंदर जो कंडक्शन हो रही है, जो करंट की, वो अच्छे से हो जाएगी। अब होता क्या है बेटा, जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब ये जो, अब देखो मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रोलाइसिंग चेंबर है, ये मेरी मान लीजिए एनोड है। एनोड कैसे होगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये की हो गई। ठीक है, ये करता हूँ। कैथोड कौन सा होता है, जो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड कौन सा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, राइट। अब होगा क्या, H प्लस आयन तो इधर की तरफ भी जाएंगे, जाएंगे, इधर की तरफ जाते हैं वो, और H2 गैस बन जाती है। और तो अब अच्छा नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है ना, समझिए, OH माइनस और H ऐसे थोड़ी ना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के वो बनते हैं ना, H प्लस बनता है और O2 माइनस बनता है सर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये किस तरफ जाएगा, 2 माइनस, यानी कि एनायन हो गया, तो एनायन किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एनायन किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एनोड जो होता है वो उस एल्यूमिनियम आर्टिकल का ही बना देते हैं, जिसको हमें क्या करना है, एनोडाइज करना है, मतलब जिसके ऊपर हमें थिक ऑक्साइड लेयर बनानी है, हम उसी का एनोड बना देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आएगी,
अब वो मेटल मिलेगा, उसे एल्यूमिनियम मिला, और मेटल और मतलब एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्साइड ऑक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि एनोडाइजिंग के प्रोसेस में जो हमारा जो मेटल होता है एल्यूमिनियम, हम उसको एनोड की तरह यूज करते हैं, कैथोड की तरह, तो याद रखना एनोड की तरह। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, और यहाँ पर हमने खुद बनाई है ना, मतलब पर्पसफुली बनाई है, तो यहाँ पर हम काफी देर से प्रोसेस करते हैं एनोडाइजिंग का, जिसकी वजह से हमारे एल्यूमिनियम आर्टिकल पर काफी मोटी थिक लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और अब वो इजी हो जाता है उसके ऊपर डाई वगैरह करना, तो हम उसको कलर वगैरह करके इजीली सेल आउट कर सकते हैं। तो यानी कि एनोडाइजिंग का एक प्रैक्टिकल यूज हो गया एनोडाइजिंग का। आगे बात समझ में, एनोडाइजिंग क्या है, एक तरीके से एक एप्लीकेशन ऑफ अ केमिकल कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में इतनी, बोलिए सर। तो यहाँ पर अब ये टॉपिक हमने कर लिया, इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें देखी। पहला रिएक्शन कॉपर का देखा, फिर उसके बाद रिएक्शन एल्यूमिनियम का देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखे, उसके बाद अलग अलग रिएक्शन देखे, और फाइनली हमने कंक्लूड करा इस टॉपिक को विद एनोडाइजिंग। कैसे कंक्लूड करा, विद एनोडाइजिंग। अब इसके बाद जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो कंटेंट है ना वो इसी टॉपिक में है, कि बेटा मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहता है। अब मैं इसको रब नहीं करूंगा, उसको ऐसे लिख रहने दूंगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम रिएक्टिविटी सीरीज को अपना रेफरेंस मान सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद, क्या होता है जब मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब होगा क्या सर, यहाँ पर भी फिर वही कहानी, क्योंकि हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग है। अब जैसे मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, भाई ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, और इनका ये प्रोसेस भी, इनका ये रिएक्शन भी इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि आग तक लग सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक मतलब हीट भी रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है, आग लगा हुआ होता है, मैंने बताया था कुछ वीडियोस में, पहले की वीडियोस में। तो याद रखो बेटा, सोडियम और पोटेशियम तो इतने स्ट्रॉन्ग मेटल हो जाते हैं कि अगर आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो वो प्रोसेस अपने आप में इतना एक्सोथर्मिक होगा कि आग तक लग सकती है। अब देखो, एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है 3.10, एक्टिविटी की एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.10। देखो स्क्रीन के लेफ्ट में देखो, मैंने यहाँ पे उसके डायग्राम डाला हुआ है, फिगर 3.3, उस डायग्राम को देखो, एक बार वीडियो पॉज करो फिर डायग्राम देखो। अब सुनो मेरी बात, देखो अब उस रिएक्शन के अंदर उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 3.3 फिगर जो है उसमें हमने क्या कर रखा है, एक मेटल सैंपल ले रखा है, ठीक है, साथ साथ में हम अंदर स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टीम कैसे वो कर रहे हैं, ग्लास बोल सोक्ड इन वाटर लिखा है ना, ग्लास बोल सोक्ड इन वाटर, मतलब उसके अंदर पानी है, नीचे से हम उसे हीट कर रहे हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी। अब वो स्टीम किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा। और जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हमेशा याद रखना बेटा कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, अल्कली मेटल है, कैसा मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, अल्कली मेटल है, तो वो तभी की तभी मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी की तभी वो मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पहली रिएक्शन क्या है, जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, दैट मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड, और साथ साथ में क्या गैस रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर कोई अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल में क्या होगा, ऐसे नहीं होगा कि हमें अलग अलग दिखेगा कि देखो पहले मेटल ऑक्साइड बन रहा है और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हुआ, नहीं, वह क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तभी की तभी वाटर में, और वो बना देगा अपना मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये कौन से केस में पॉसिबल है, ओनली फॉर अल्कली मेटल्स, ओनली फॉर अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, ओनली फॉर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से हो गए, आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सारे कैसे मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल। कैसे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल। मतलब अगर आप इनको वाटर से रिएक्ट करोगे तो ये सिर्फ ऑक्साइड पे नहीं रुकेंगे, ये सिर्फ ऑक्साइड पे नहीं रुकेंगे, ये सिर्फ ऑक्साइड पे नहीं रुकेंगे, ये अपना मेटल हाइड्रोक्साइड भी साथ साथ में देते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब अपनी एनसीईआरटी को मेरे साथ साथ देखिए जरा। अब सबसे पहला कहता है बेटा, metal reacts with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water, यानी कि वो alkali metal oxides की बात कर रहा है, that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide.
लेकिन ये सारे के साथ ऐसा नहीं होता। अब सबसे पहली जो रिएक्शन है वो पोटेशियम और सोडियम के साथ है। किसके साथ है? पोटेशियम और सोडियम के साथ। और बेटा एनसीईआरटी भी कहती है कि ये रिएक्शन इतना ज्यादा वॉयलेंट होता है, इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस, मतलब बहुत तेज हो रहा होता है, वॉयलेंट होता है, इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर आती है। देखो हीट बाहर आ रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि मान लीजिए अगर मुझे पोटेशियम की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, तो भाई यहाँ पर बनेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस और NH। ये रिएक्शन कितना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगा बेटा कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर। ऐसी सोडियम के साथ भी है। अगर आप सोडियम को वाटर में डालोगे तो क्या होगा? वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अपना मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी कि बाहर आएगी। ध्यान से समझो, मतलब ये दोनों रिएक्शंस कैसे हो गए? हाईली एक्सोथर्मिक। कैसे रिएक्शन हो गए दोनों के दोनों? बोलो। हाईली एक्सोथर्मिक। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? क्योंकि देखो ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज में भी तो सबसे ऊपर है, इसलिए मैंने रब निकली थी रिएक्टिविटी। अब अगर हम उसके बाद नीचे आ जाए, अच्छा, अब ये जो सोडियम और पोटेशियम है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ। कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब इनके बाद नेक्स्ट कौन आता है लाइन में? कैल्शियम आता है। कैल्शियम जो होता है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना ज्यादा भी एक्सोथर्मिक नहीं होता कि आग लगता है। मतलब रिएक्शन कर तो देगा कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में थर्ड नंबर पर है, मतलब काफी रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में थर्ड नंबर पर है, मतलब काफी रिएक्टिव होता है, लेकिन ये रिएक्शन इतना भी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होने वाला है कि आग पकड़ सके। आगे बात समझ में? रिएक्ट करेगा कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ। वो कोल्ड वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन वो हीट रिलीज करेगा, लेकिन इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी कि आग लग जाए। आगे बात समझ में? पक्का? अब यहाँ पर एक पॉइंट और सुनो बेटा, यहाँ पर एक चीज ना ऑब्जर्व करी जाती है कि जो कैल्शियम होता है आफ्टर रिएक्शन फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। भाई पानी के अंदर डाले तो एक्वस सॉल्यूशन तो है हमारे पास, कैल्शियम के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है ना, ये हाइड्रोजन गैस इस कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के ऊपर आ जाते हैं। अब ये तो गैस है तो ऊपर आएगी, तो अपने साथ साथ कैल्शियम को भी ऊपर ले आते हैं। आई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? याद रखना, देखिए एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बेटा, दैट कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू इट्स सरफेस ऑफ द मैटर। आगे बात समझ में? स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मैटर। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? अब जरा देखना रिएक्टिविटी सीरीज में अब कौन आ रहा है, जरा बताओ। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, सबको दिख रहा है बेटा? अब यानी कि मैग्नीशियम आ रहा है नेक्स्ट इन लाइन, लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। हमने देखा कि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? कोल्ड वाटर के साथ। अब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, नहीं कर पाता। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम के केस में हमें हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है, गर्म पानी चाहिए। मतलब कि अब इसे पानी से भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। ऊपर वाले ये तीन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। मैग्नीशियम कैन नॉट या डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। याद रखना यहाँ पर कैसा पानी लिया गया है? हॉट वाटर लिया गया है। और इसके अंदर भी सेम केस होता है, दैट मैग्नीशियम आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ठीक है, जिस रीजन की वजह से कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट करता है, फॉर द वेरी सेम रीजन मैग्नीशियम आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। आ गई मेरी बात समझ में? देखिए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. Clear है? आ रही है बात समझ में? बेटा मैं साथ साथ में इसलिए एनसीईआरटी रीड कराते हुए चल रहा हूँ जिससे आप अपने आप भी एनसीईआरटी के वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ सकें और आप एनसीईआरटी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सको। ठीक है, हमने सोडियम के साथ रिएक्शन देखा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ देख लिया। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। अब अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक की, यानी कि अब पीने वाले हमारे नीचे, अब ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, अब ये करते हैं स्टीम के साथ। जितनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी आपको बाहर से चाहिए। कोल्ड वाटर में कोई एनर्जी नहीं है,
हॉट वाटर में थोड़ी एनर्जी हो जाती है क्योंकि हीट होती है उसके अंदर। स्टीम के अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आपको पता होगा स्टीम के अंदर बहुत ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ना। तो उनको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है। कैसी ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है। आ गई बात समझ में। और बेटा ये मेटल्स जो होते हैं, अब ये कोई भी एल्कली मेटल नहीं है, ना एल्यूमिनियम एल्कली मेटल है, ना जिंक है, ना आयरन है। तो ये कहां तक रुक जाएंगे, सिर्फ मेटल ऑक्साइड तक रुक जाएंगे। कहां तक रुक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड तक। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए मैं एल्यूमिनियम की बैलेंस इक्वेशन लिखूं, तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 H2O, और यहाँ पर देखना गैस लिखा हुआ होगा ऐसे। वो गैस क्या शो कर रहा है कि वो वाटर को हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर किस फॉर्म में ले रहे हैं, स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं। किस फॉर्म में ले रहे हैं बेटा, स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं। आ गई बात समझ में। सेम रिएक्शन आयरन के साथ भी होती है, 4 मोल्स ऑफ H2O, और यहाँ पर एक दूसरे तरीके का एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जिसे हम बोलते हैं Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। और अगर हम बैलेंस करें तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस डी है, ऑलमोस्ट बैलेंस। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब जरा सुनना मेरी बात को। पता ये वाली रिएक्शन आपके चैप्टर 1 में भी है। इसी रिएक्शन के एग्जांपल से आपको बैलेंसिंग सिखाई है चैप्टर 1 में। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि आयरन की मान लीजिए 2 वैलेंसी, एक +2 है, एक +3 है। अगर हम +2 कंसीडर करते हैं और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं तो Fe और O, +2 और -2, 1:1, तो यानी कि FeO होना चाहिए। अगर हम 3 कंसीडर करते हैं तो +3 और -2, तो ये आ गया हमारा Fe2O3। लेकिन कहीं भी दोनों केस में हमारे को Fe3O4 तो नहीं मिला। मतलब सर Fe3O4 कैसे आता होगा, एक्चुअली Fe3O4 हम एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करो, Fe2O3 और FeO कितने हो गए, Fe3O4। सच में बता रहा हूँ ऐसे ही बनता है। Fe3O4 अपने आप में कोई आयरन का ऑक्साइड नहीं है। Fe3O4 ये दिखा रहा होता है कि यहाँ पर दोनों ऑक्साइड बने हैं। FeO भी बना है, यानी कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों बने। FeO भी बना है और Fe2O3 भी बना है। आ गई बात समझ में, बोलो बेटा, आ गई बात सबको समझ में। ठीक है, पक्का आ गई बात समझ में। चलिए बेटा, आज इस वीडियो में खाली बस इन्हीं दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। इसके अंदर जो एक्टिविटीज आई हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार उनको रीड कर लो। सारी रिएक्शंस को वीडियो के साथ साथ रिवाइज करो, और फिर बुक बंद करके अपने आप रजिस्टर खोलो और लिखने की कोशिश करो कि हमने आज की वीडियो में कौन कौन सी केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर देखी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।